नमस्कार, मैं संजय बासु। मेरे साथ आज आपकी चर्चा में जुड़े हैं विवेक यादव जी। आज हम बात करेंगे मोदी जी की उस डायलॉग की जहां पे वो क्लेम किए हैं कि अब की बार 370 पार। अब उस विषय में कैसे ये बोल सकते हैं अब की बार 370 पार, उस विषय में आज हम बात करेंगे विवेक भाई से और पूछेंगे कि इसके पीछे राज क्या है। तो विवेक भाई बताइए, ये अब की बार 370 पार ये कहाँ तक स्वाभाविक है, जायज़ है या अचीवेबल है, पहुँच सकते हैं? जी अभी 370 पार पर चर्चा करें इससे पहले समझिए कि शुरुआत कहाँ से की थी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अब की बार 400 पार, फिर शायद एनालिसिस किया होगा उन्होंने, विश्लेषण किया होगा, 400 पार एक बहुत बड़ी बात हो गई। तो जो अभी सदन ख़त्म हुआ है उसमें उन्होंने भाषण दिया और उसमें उन्होंने कहा कि अब की बार 370 पार और एनडीए 400 पार, मतलब 400 पार वाले को भी डिनाई नहीं किया, जबकि अच्छा। वो कहीं ना कहीं आशंकित तो हैं, लेकिन उन्होंने उसको डिनाई नहीं किया। अच्छा, बीजेपी 370 पार। हाँ, उन्होंने कहा बीजेपी 370 पार। अच्छा, जबकि ये नारा पहले था कि अब की बार 400 पार, फिर उन्होंने संशोधित किया इसको कि अब की बार बीजेपी 370 पार और एनडीए 400 पार। इसको समझने के लिए एक एक प्रदेश की स्थिति क्या है इसको समझना पड़ेगा। और एक सवाल यहाँ खड़ा होता है कि 370 पार का मतलब ये हुआ कि अभी इनके पास 302 303 सीट्स हैं। है। ये 70 सीट कहाँ से आएगी? एडिशनल सीट कहाँ से आएगी? 70 सीट। हाँ, ठीक। कौन से ऐसे प्रदेश हैं जहाँ बढ़ने की संभावना है? हाँ, और एक दो नहीं, 70 सीट्स बढ़ने की संभावना है। तो अभी इनके पास जो मैक्सिमम सीट्स हैं वो हैं हिंदी भाषी क्षेत्रों में, ठीक। जिसमें बिहार से राजस्थान में 25 में 25 हैं। मध्य प्रदेश में एक सीट वो हारे हैं, बाद बाकी सारी सीट उनके पास 39 सीट उनके पास है 40 में। बिहार में केवल एक आईएनसी जीती थी, 40 में 39 सीट जीत गए थे, उनका गठबंधन जीत गया था। परिस्थितियां बदली हैं कि एक अलायंस बना, इंडिया अलायंस, और इंडिया अलायंस के जो सर्वा थे या जिन्होंने इसकी शुरुआत की या जिन्होंने पहल की वो थे नीतीश कुमार जी। ठीक। आज की तारीख में नीतीश कुमार जी इंडिया अलायंस छोड़ के एनडीए के साथ हो लिए, मोदी जी के साथ हो गए हैं। तो इस पूरी घटना में जैसे मीडिया प्रेजेंट करता ये है कि इंडिया अलायंस ध्वस्त हो चुका है, उसके पत्ते बिखर गए हैं। तो इसको अगर समझने का प्रयास करेंगे तब फिर आप देखेंगे कि केवल 2 लोग ऐसे हैं जो इंडिया अलायंस को छोड़ के अभी तक गए हैं। उनमें 2 घटक दल, उनमें एक तो नीतीश कुमार जी, उनकी जनता दल यूनाइटेड, दूसरे उत्तर प्रदेश से जयंत चौधरी जी आरएलडी, जो इंडिया अलायंस के साथ थे, अखिलेश यादव जी के साथ उनका पैक्ट था और उसके बाद वो छोड़ के एनडीए के साथ चले गए। अब समझना ये होगा कि इनके पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है। ठीक। किसी के साथ रहने से और किसी के साथ छोड़ जाने से दोनों गठबंधनों के ऊपर क्या प्रतिकूल और विपरीत प्रभाव पड़ेंगे। अच्छा, इसको समझने का अगर प्रयास करें तो बिहार को अपन लेते हैं पहले। तो उसको वो बिहार पे ही अगर आप बात करना चाहते हैं तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि 2019 में जो स्थिति था गठबंधन की, जोड़ की, तो वो लगभग उसी स्थिति में आज पहुंच गए बिहार। तब भी बीजेपी आरजेडी के साथ, जेडीयू के साथ मिलके लड़ाई किए थे और इस बार भी जेडीयू के साथ मिलके चुनाव में उतरने जा रहे हैं। उसके विपरीत कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के साथ जोड़ करके सीपीआई इस बार जुड़े हैं, गठबंधन में जुड़े हैं, सीपीआई में। वैसे ही पिछले बार हैम या ऐसे छोटे छोटे पार्टी थे जो इधर कांग्रेस आरजेडी के साथ थे, वो छोड़ के उधर चला गया बीजेपी के साथ। अब मेरा ये क्वेश्चन है, ये जो इक्वेशन बदला पिछले 15 दिन में, इसका क्या असर हो सकता है, ये आप बताएं। संजय जी, हर चीज़ का मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि अनुकूल प्रभाव भी पड़ सकता है और प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकता है। ठीक।
किसी पत्थर में आप तालाब में कोई पत्थर फेंकते हैं तो उसमें हलचल होती है। तो नीतीश कुमार जी का आरजेडी के साथ आना और फिर वापस चले जाना, आप इसको इसी तरह देख सकते हैं कि कोई एक तालाब में पत्थर गिरा और हलचल पैदा हुई, उसका असर क्या होगा, पानी की लहरें उस तालाब के पूरे सिस्टम को क्या चेंजेस देंगी, इस पे गौर कर सकते हैं अपन। तो एक तो चीज़ ये है कि नीतीश कुमार जी पहले इंडिया अलायंस में थे, छोड़ के एनडीए में चले गए, और उससे पहले वो एनडीए में ही थे। हाँ। एक तो आप ये कह सकते हैं कि जो स्थिति थी 2019 के चुनाव में, वही स्थिति वापस है। हाँ। लेकिन इसमें कुछ बदलाव की संभावना भी हो सकती है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि विवेक भाई, ये दोनों पार्टी बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड अब इस चुनाव में, भले ही ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो, लोकसभा इलेक्शन हो, दोनों ही एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ लड़ेंगे। आईएनसी के पास एंटी इनकम्बेंसी नहीं आएगा क्योंकि वो सत्ता में था नहीं, और वैसे ही कुछ दिन के लिए अपना आरजेडी सत्ता में आए थे, तो उसमें वो नौकरी की बहुत बड़ा संख्या में वैकेंसी निकाल के अपॉइंटमेंट दे के उसने एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्लेम कर रहे। तो उस हिसाब से दोनों पार्टी अब उनको डिफेंस में जाना है, अपने आप को जनता के सामने कामकाज की रूपरेखा देना है। वेरएज इन दोनों को 2019 में जैसे फाइट किए थे वैसे ही एंटी इनकम्बेंसी लेके जनता के सामने जाना है कि ये मोदी सरकार ये नहीं किया, ये नीतीश कुमार जी ये नहीं किया, ये वगैरह वगैरह। इस परिप्रेक्ष्य से आपको क्या लगता है, क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये एंटी इनकम्बेंसी का एक फैक्टर तो है, वो कभी काम करता है, कभी काम नहीं करता है। अच्छा। यहाँ मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो काम करने वाला है वो जनता का आक्रोश है। किस हिसाब से? जनता का आक्रोश ये है कि हर रोज़ एक नया कदम नीतीश कुमार जी उठाते हैं, कभी इंडिया अलायंस में, कभी एनडीए के साथ में, कभी भाजपा के साथ में, कभी तेजस्वी। मतलब स्थिरता नहीं है, स्थिरता नहीं है। और अगर कहीं जनता इसको गंभीरता से ले गई, लोगों में एक आक्रोश पैदा हुआ, और जिस तरह से अभी पिछले 2-3 दिनों से तेजस्वी यादव जनता के बीच में है, और जिस तरह से लोग निकल के आ रहे हैं, भारी संख्या में लोग निकल के आ रहे हैं, तो उससे ये भी लग सकता है कि कहीं ना कहीं जनता के प्रति, जनता में उनके प्रति एक आक्रोश है। दूसरा, जो आपने एक बात कही, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 लाख जो वैकेंसी अभी निकाली और उसको भरा गया, वो तेजस्वी यादव का वादा था कि हम सरकार में आएंगे तो 10 लाख नौकरियां देंगे। और वो क्लेम ये कर रहे हैं कि उन्होंने 10 लाख नौकरियों का जो वादा किया था, वो उसमें से एक हिस्सा हमने पूरा कराया। तो इसमें भी नौजवानों में, युवाओं में एक अलग तरह का एक परसेप्शन खुल के बोल रहे हो सकता है, खुल के बोल रहे हैं लोग। दूसरा ये है कि पुरानी स्थिति में बीजेपी और एनडीए आ तो गए हैं, लेकिन कुछ बैकफुट पे हैं, क्योंकि मोदी जी का बहुत सारे वादा था, बड़े बड़े वादा किए थे उन्होंने, हैं। तो नीतीश जी को तो आज तक उन्होंने स्पेशल कैटेगरी की स्टेट का घोषणा नहीं किया, ना पैकेज दिए हैं। तो क्या ये जनता को उनका एक भाषण बड़ा प्रचलित हुआ था कि 80 करोड़ दे दूं, 90 करोड़ कितना दूं, और उस पर फिर लालू यादव ने जो मिमिक्री की थी, उसके बाद आप देखिए हुआ क्या कि एकदम से आरजेडी बूस्ट किया और सबसे बड़ी पार्टी बन के निकली थी। एग्जैक्टली। तो लोगों ने उसको ओन किया था कि ये मतलब मोदी जी बाद में जुमला कह के निकल जाते हैं और वादे करते हैं, हाँ, धोखाधड़ी का। लेकिन एक फैक्टर और ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बीजेपी ने प्रयास किया उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या में रामलला का जो मंदिर बनाया, वो बीजेपी का क्लेम है कि उन्होंने बनाया, और वो उसके प्रयास में है कि इसको भुनाएं, हिंदुत्व की छवि को और मजबूत करें और हिंदू वोट को इकट्ठा करें। अच्छा। और हिंदू को इकट्ठा करके और वो पूरा माहौल बना के और हिंदुओं का ज़्यादा से ज़्यादा वोट लेकर के माहौल पैदा करके और वो 39 में पहुंच जाए, 39 में फिर वापस पहुंच जाएं उस गठबंधन के साथ। लेकिन क्या ये इसको इतने दिनों तक जीवित रख पाएंगे? क्योंकि जो ज्वार था वो सबने देखा कि 3-4 दिन तक तो बहुत पूरा उत्तर प्रदेश में और आसपास के जो सीमावर्ती राज्य हैं उनमें एक ज्वार रहा,
लेकिन वो धीरे धीरे अब ठंडा पड़ता जा रहा है। सबसे बड़ी चीज़ एक ये है कि अगर तेजस्वी यादव कांग्रेस मिल करके वहाँ इनको मुद्दों पे घसीट के लाएं, हाँ, और मुद्दों की बात करें, लोगों के रोजगार की बात करें, महंगाई की बात करें, और तमाम जो लोगों की समस्याएं हैं, किसानों की बात करें, उस पर अगर खींच के लाएंगे तो मेरे ख्याल में ये डेंट करेगा, इसका इफेक्ट पड़ेगा, इंडिया अलायंस के फेवर में जाएगा और एनडीए को डेंट करेगा। दूसरी, तेजस्वी के प्रति सहानुभूति हो सकती है कि नौजवान है और उसको बार बार साथ आने के बाद काम करने का मौका न देना और वापस चले जाना। तो ये अगर सहानुभूति बन गई तो ये बीजेपी के लिए भी गले की फांस हो सकती है। तो मोटा मोटी हम बोल सकते हैं कि 370 में जो 70 सीट की हम आंकड़े लेके चल रहे हैं, कहाँ बढ़ेंगे? तो बिहार से तो कोई बिहार से बढ़ने के लिए जगह ही नहीं, जगह भी नहीं है। एक सीट आप बढ़ाने के लिए बढ़ा सकते हैं, जगह भी नहीं। लेकिन अगर वहाँ 4-5 सीट कम हो गई, 5 सीट भी अगर कम हो गई, कहीं ना कहीं तो उसको पूरा भी करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ा डेंट नहीं हुआ, लेकिन अगर बिहार से इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए सहानुभूति हुई आरजेडी के प्रति और तेजस्वी यादव के प्रति, या एक गुस्सा पैदा हुआ नीतीश कुमार के प्रति और बीजेपी के प्रति, बीजेपी के प्रति इसलिए कि बीजेपी के वोटर जो एक फ्लोटिंग वोटर होता है, जो बहुत सोच समझ के वोट करता है, हर चुनाव में कुछ नए मुद्दों के साथ अलग अलग पार्टियों को वोट करता है, उसके दिमाग में ये आ गया ये रोज रोज की नौटंकी, रोज रोज का नाटक, हम तो वोट नहीं करते, तो बीजेपी के लिए भी मुश्किल होगी और वो भी अपनी सीट्स लूज कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये इंडिया अलायंस वहाँ से 5 सीट अगर निकाल ले, तो एक तो उन्होंने पहले से ही ले रखी है, 4 अगर और कम हो गई तो ये भरपाई तो संभावना घटने की तो है बिहार में, लेकिन बढ़ने की संभावना क्या है? 1 सीट आप बढ़ा सकते हैं, तो 70 सीटों में 1 कम कर देते हैं, 69 सीटें रह जाएंगी, फिर भी 69 का सवाल खड़ा होगा, 69 सीट कहाँ से आप लाएंगे? सही में एक लास्ट क्वेश्चन बिहार के बारे में मैं पूछना चाहता हूँ, जो बार बार हमने देखे हैं पिछले 20 साल, तो मैं ही देख रहा हूँ, आखिरी दिन चुनाव के दिन आके वो जात पात आ जाता है, कास्टिज्म जो बोलते हैं, बिहार यूपी में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसमें टिकट वितरण से लेकर और सही मायने में सही व्यक्ति को, विनिंग कैंडिडेट, विनेबल कैंडिडेट जो विजयी हो सकता है, ऐसे कैंडिडेट को उस इक्वेशन के साथ सेटिंग करके टिकट देना भी तो बहुत बड़ी बात हो सकता है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में धर्म की राजनीति से ज़्यादा, नहीं बिहार की बात कर, सॉरी बिहार में धर्म की राजनीति से ज़्यादा जाति की और वर्ग की कास्ट फैक्टर ज़्यादा काम करता है। और सामाजिक न्याय का जो आंदोलन चला, उसने खासतौर से ये लोगों के दिमाग में भर दिया, जो पिछड़ा है, दलित है और माइनॉरिटी है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को अलग महसूस करते हैं। बीजेपी पिछले इलेक्शन में उनको जोड़ने में कामयाब रही थी ड्यू टू नीतीश कुमार एग्जैक्टली। अब पिछले दिनों मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि नीतीश कुमार की जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है, उस वोट बैंक पॉलिटिक्स भी क्या बताऊं, उनका भी मोह भंग हो चुका है कि ये बंदा बार बार जो वो कसम खा के करते हैं, वो यही मैं पलट जाते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ये आक्रोश में तब्दील हो गया तब तो बड़ा फैक्टर हो जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आक्रोश में तब्दील नहीं हुआ, और सामान्य परिस्थितियों में चूंकि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है वहाँ, उस हिसाब से भी अगर मान लिया जाए तो पिछली बार तो 0 थी आरजेडी, हाँ, इस बार कुछ सीट निकालने की संभावना है। एग्जैक्टली। उन्होंने अगर निकाल ली तो ये तो सीट्स, और खासतौर से सबसे बड़ा फैक्टर होगा युवाओं का, वो जो 2 लाख नौकरी का जो फैक्ट है, अगर उसको वो कैश करा ले गए तेजस्वी, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा और वहाँ उम्मीद ये है। अब हम कहते हैं कि नहीं भी निकाल ले गए, बढ़ तो ऐसी की वैसी स्थिति रही तो बढ़ते नहीं, तो 70 में 1 बढ़ा सकते हैं, अगर बढ़ाने के चांसेस होंगे वो है 10%, लेकिन घटने के चांसेस 90%। बहुत सारे फैक्टर्स को अगर मिला दें तो 90% इनके घटने के चांसेस हैं, क्योंकि बातों पे और एक बात मैं आपको फिर बताऊं, इसको ध्यान रखिए कि 2019 मोदी जी का पीक था, पुलवामा फैक्टर भी था, पीक था वो, और उससे आगे जाना, तभी हम लोग एनालिसिस ये नहीं कर रहे हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी या नहीं बनेगी। आखिर 370 बोला क्यों गया, और कहाँ पब्लिक में एक तरह का कॉन्फिडेंस बिठाने की, अच्छा प्रयास ये प्रयास था कॉन्फिडेंस मतलब बनाने का और पैदा करने का, उनके अंदर ये विश्वास कि हम जीत रहे हैं, तो जो कम होने की संभावना वो रुक जाए किसी तरह से। इसलिए बार बार ये बनाया जा रहा है नैरेटिव कि 370 पार जाएंगे, 400 पार एनडीए जाएगा,
केवल जो हमारी घट रही सीटें हैं वो न घटें, लोगों को लगे 370 पार जा ही रहे हैं तो कम से कम वो सीटें तो बची रहे। लेकिन सवाल फिर वही खड़ा होता है, 70 आखिर आएंगी कहाँ से? तो इसका मतलब आज बिहार से सीट बढ़ने का तो उम्मीद बहुत ही कम लग रहा है, बल्कि घटने का उम्मीद बहुत ज्यादा है। बढ़ने की उम्मीद है, केवल एक सीट, क्योंकि एक ही हारे, बाद बाकी तो सब उन्हीं के गठबंधन के पास। हाँ, एक फैक्टर और ध्यान रखना पड़ेगा कि 2019 में रामविलास पासवान जी थे, दलितों के एक बहुत बड़े नेता थे। उनकी पार्टी कई फाड़ हो चुकी है, उनका वोट छितर गया है। रामविलास पासवान जी के वजह से जो बीजेपी को वोट मिला, उनकी लड़ी हुई सीटों पे जो वो सीटें लड़े थे, वहाँ जो दलित वोट प्लस हुआ, 6 सीट मिले थे उनको, 6 सीट मिले थे। हाँ। मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। बीजेपी जो सीट जीती है उसमें रामविलास पासवान का एक फैक्टर था। हाँ। जो फैक्टर अब डाइल्यूट होता दिख रहा है, क्योंकि वो पार्टी खुद चाचा भतीजे की लड़ाई में फंसी हुई है। ओके। दूसरा, आप ये सोचिए कि रामविलास पासवान जी के बाद छोटे छोटे घटक दल बीजेपी ने जरूर अपने साथ मिलाए हैं, जैसे हमको मिलाया है, और एक छोटे छोटे एक दो सीट्स की पार्टी को मिला लिया। क्या रामविलास पासवान जी की वो जो कमी है या उनकी जो भरपाई है, ये छोटे छोटे दल कर पाएंगे? वोट में कन्वर्ट होगा कि नहीं, होगा या नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। ये भी एक सोचने जैसी बात है। तो मोटा मोटी हम बोल सकते हैं बिहार अभी डामाडोल है और बढ़ने का उम्मीद कम है, घटने की उम्मीद ज्यादा है। यही हमारा और मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक तरफा घट जाएगी। अगर 4 सीट भी घटी तो घटी, 3 सीट भी घटी, तो बिहार उन 70 सीटों में बढ़ाने में मदद नहीं करेगी, बल्कि हो सकता है 4 अगर कम हुई तो 74 फिर कहाँ से लाएंगे, एक सवाल नया खड़ा होगा।